चलते हैं, अब स्टार्ट होगा पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ चुके थे 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें हम बताए थे प्रांतों में द्वैध शासन नियम लागू हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक ना। इसी में आगे हम बताएंगे। और 1919 में ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ था। केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ था किसके तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। बात समझें, बताए थे ना। चलिए, अब प्रांतों में द्वैध शासन का निर्माण हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, याद अंडरलाइन कर लीजिए, भारत में महालेखाकार परीक्षक की नियुक्ति किया गया था किसके तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत महालेखाकार परीक्षक की नियुक्ति किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, भारत में एक लोकसेवा आयोग का गठन किया गया था इसी के तहत। भारत में एक लोकसेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक ना। और लोकसेवा आयोग का जो गठन किया था ली आयोग की सिफारिश पर। कौन सा आयोग है? ली आयोग की सिफारिश पे, यूपी, ठीक ना, याद रखिएगा, ली आयोग की सिफारिश पे 1923 से 24 में। चलिए, और हाँ, और एक याद रखिएगा, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जो कि वैधानिक आयोग जो है ना 10 साल के बाद 10 साल के अंतर्गत जो भी काम हुआ है उसका जांच करेगा। और साइमन कमीशन जो आया था ना, सुनिए ध्यान से, वहाँ लिखल नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए पहले। जो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में गठन हुआ था, 1928 में आया था भारत, ठीक ना। 1919 के भारत शासन अधिनियम है। अरे कहाँ है तुम लोग, आई क्यों, कहाँ है? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के जांच के लिए आया था साइमन कमीशन। उसका जो नियम बना था, यहाँ देखिए लिखल है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था काहे के लिए? जो अधिनियम बना वो 10 साल में उसमें क्या और प्रगति होना चाहिए, क्या त्रुटि है, क्या नियम में फिर से अगले नियम में हमको क्या नया लाना है, उसके लिए एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ था। इसीलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ देता है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के जांच के लिए, बस समझे हम, हाँ, के जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उस वैधानिक आयोग का गठन कब हुआ था? 1919 में, समझे। और बाकी ये सब इतने का इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़िए। 1935 में आप लोग एक्टिव रहिए तो बढ़िया से। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत याद रखिएगा अखिल भारतीय संघ का स्थापना हुआ था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का स्थापना हुआ था, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत था, 6 चीफ कमिश्नरी था, ठीक ना, और देसी रियासत मिला के। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ था किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने? 11 ब्रिटिश प्रांत। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 6। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 6। आगे बढ़िए। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन 1935 में केंद्र में, 1935 में कहाँ? केंद्र में। 1935 में कहाँ? केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। बस समझे। प्रांत में बोलेगा तो 1919, केंद्र में बोलेगा तो 1935। प्रांत में बोलेगा तो 1919 और केंद्र में बोलेगा तो 1935। लेकिन हम बोल लेंगे दोहरी शासन व्यवस्था, पीस इंडिया एक्ट 1784 का पीस इंडिया एक्ट। लेकिन दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कब हुआ? 1858। चलिए आगे बढ़िए। तो इसमें 2 नियम हम पढ़ लिए। क्या क्या हुआ था? अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, ठीक ना। आगे अगला, नहीं वो ऐसे नहीं, ऐसे याद नहीं रखना है।
संघीय न्यायालय की स्थापना किया था? संघीय न्यायालय की, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय की चौथा पॉइंट नंबर 4, ठीक ना। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो 3 काम हम बताएं। भारतीय संघ का स्थापना हुआ, भारतीय संघ का जो स्थापना होगा 11 ब्रिटिश 5, 6 चीफ कमिश्नरी, ठीक। दूसरा क्या बताएं? केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, 2 हो गया। तीसरा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तीसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। चौथा हो गया बर्मा स्वतंत्र हुआ, बर्मा स्वतंत्र हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा स्वतंत्र हुआ। आगे कहीं अंदर हो, बता देंगे कहाँ पे है पॉइंट। वर्मा वाला पॉइंट 9 में है, वर्मा वाला पॉइंट 9 में है। आगे बढ़िए, आगे पॉइंट नंबर 7 में आइए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा भाइयों एवं बहनों, इधर थोड़ा सा हमको सुन लीजिए, अंडरलाइन करते रहिएगा। सांप्रदायिक का नींव जो डाला गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो नींव डाला गया 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत, 1909 के मार्लो मिंटो अधिनियम के तहत, ठीक ना, सांप्रदायिक निर्वाचन। लेकिन 1919 के में उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में क्या किया गया? इसका विस्तार किया गया। पहले सांप्रदायिक निर्वाचन था हिंदू और मुस्लिम, अब सिख ईसाई इस सब के लिए बढ़ा दिया गया। कब? 1919 में। 1900 हम कह रहे हैं इधर देखने के लिए 1919। बुक मत देखो, बुक छोड़ दो, बुक में एक मेन अक्षर में खोजते खोजते बक जाओगे। तो 1919 में सांप्रदायिक, 1909 में क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1909 में, ठीक ना। मुस्लिम का अलग वोट करेगा, हिंदू का अलग वोट करेगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका विस्तार किया गया, अब इसको बढ़ा दिया गया, सिख का अलग वोट करेगा, ईसाई का अलग वोट करेगा। बात समझे? समझ में आ गया। तो इसका विस्तार जो किया गया कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। बात समझे? 9 में स्थापना हुआ, 1919 में बढ़ा दिया गया। और 1935 में क्या किया गया? अब दलितों को हटा दिया, अलग कर दिया गया। बात समझे? हिंदू के अंतर्गत आता है कौन? दलित। दलित किससे अंतर्गत आता है? हिंदू में। अब हिंदुओं में विभाजन हो गया, दलित का अलग वोट करेगा। बात समझे? दलित का अलग वोट करेगा। किस में? 1935 में। बात समझ में आ गया ना। तो आपसे उतना अंदर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको नॉलेज के लिए बता दिए। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को अलग कर दिया गया। दलित को अलग करेगा, महिला को अलग वोट करेगा, मजदूर को अलग वोट करेगा, एकदम पूरा देश को। अभी आप लोग तो ऐसे बहुत महान हैं, और सब हम लोग भी महान हैं, कहीं का रील देख के जो है ना देश को तय करने लगते हैं। अगर अभी मुस्लिम यहाँ नहीं रहता ना, तो यहाँ देश में अपने जात में बांट देता सब। अभी जो दंगा फंसा, अभी नहीं कहता है मुस्लिम से हमको देश को खतरा है। अगर अभी मुस्लिम नहीं रहता तो हमको नेता लोग जो है ना हम लोग को जात में बांट देता। दलित जैसा अभी देखे ना, दलित को अलग कर दिया ना, मजदूर को अलग कर दिया ना, ये सब होता देश में। बस समझे? अगर मुस्लिम नहीं होता तो वो कब होता है? जब हम लोग का IQ लेवल कम होता है तो नेता ये सब काम करता है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। हाँ, और एक बात, हाँ तो वो तो प्रभावी होता है, लेटेस्ट में प्रभावी होगा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस 35 से आता है आंसर। हाँ 35 से आता है। सुनिए पहले तो अखिल भारतीय संघ का स्थापना हुआ, अखिल भारतीय संघ का स्थापना हुआ, केंद्र में द्वैध शासन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, वर्मा अलग हुआ, RBI का स्थापना होता है। RBI का भारतीय RBI का स्थापना होता है कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत RBI का स्थापना होता है। पॉइंट नंबर 10, ठीक ना। और पहली बार 10% लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है। 10% लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है पहली बार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक ना। तो जितना पॉइंट है फिर से रिपीट करवा दें। तो पहला हुआ भारतीय संघ की स्थापना। भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश 5, 6 चीफ कमिश्नरी, 11 ब्रिटिश 5 और 6 चीफ कमिश्नरी। ओके हो गया। दूसरा, ए भैया जिंदगी भर होकर देखते रहो की बताई हम तो। चलो पहला हो गया 11 ब्रिटिश 5 और 6 चीफ कमिश्नरी, ठीक। दूसरा, पहले 1919 में प्रांत में द्वैध शासन, 1919 में प्रांत में द्वैध शासन, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। बात समझे? और फिर बोलते हैं दोहरी शासन व्यवस्था
1784 का पिच इंडिया एक्ट और उसको निरस्त किया 1858 का भारत चार्टर एक्ट, 1858 का चार्टर एक्ट। ठीक ना, बात समझे। अब चलिए आगे बढ़िए। तो हो गया, उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, आरबीआई का स्थापना 1935, बात समझा, सुप्रीम कोर्ट आरबीआई, ओके ना। आगे वर्मा भारत से अलग हुआ, वर्मा 1935 के भारत शासन अधिनियम। और सांप्रदायिक निर्वाचन का क्षेत्र बढ़ा के दलित को भी अलग कर दिया गया, मजदूर को भी अलग कर दिया गया, महिलाओं को अलग कर दिया गया। अब पहली बार देश की कुल जनसंख्या का 10% को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आप लोग घर में पढ़िएगा ना तो इसको दांत ही लगेगा। ये ऐसा चीज़ है कि दिमाग में बैठाना, क्या गलत बोल रहे हैं, हाँ? दिमाग में नहीं जल्दी आता। चलिए अब आइए, देखिए हमेशा किताब मत देखिए, जखनी हम मिलवा रहे हैं उतनी किताब देखना है, बात समझे। उसके बाद ध्यान से सुनिए, ये सब क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, तब बक बक कर रहे हैं आप। सोचिएगा तनिका सुन के आइएगा, मार देगा। अब मेरा आदत है, ये क्वेश्चन हम पढ़ा दिए, सेटवा में आ जाएगा तो हम क्लास ले लेंगे, बात समझे। हमको कुछ याद रहे या नहीं रहे, कौन क्वेश्चन कहाँ करवाएँ, ये हमको बहुत बढ़िया से याद रहता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा जखनी करवाएंगे, बौखना नहीं है। देखिए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ से दोनों क्वेश्चन बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में पूछा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दोनों क्वेश्चन क्या किया है, एक बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। तो पहला 4 जुलाई 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पेश करता है ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में कब पेश होता है, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया जाता है, ठीक ना। तो ब्रिटिश संसद में पेश कब किया जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 4 जुलाई 1947। कब पेश किया जाता है, 4 जुलाई 1947। कब पेश किया जाता है, 4 जुलाई 1947। लेकिन उसको स्वीकृत मिलता है कब, 28 जुलाई 1947। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा है। पेश कब किया गया है, 4 जुलाई को, और स्वीकृत कब हुआ है, 28। दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा है, अलग अलग साल, बस समझे। दोनों स्वीकृति कब मिला, 28 जुलाई को। स्वीकृति कब मिला, 28 जुलाई। अब पेश किया गया कब, जब जैसे स्वीकृति होता है तो फिर जाता है वहाँ का लोकसभा और राज्यसभा में, चूँकि वहाँ अब फिर जाता है राजा के पास, लोअर हाउस अपर हाउस में जाएगा, फिर राजा के पास जाएगा, फिर साइन होगा। तो राजा के पास अंतिम रूप से साइन हुआ 28 जुलाई को। कब हुआ, और पेश हुआ कब, 4 जुलाई को, ठीक ना। दिमाग में बैठिए, यही 2 क्वेश्चन यहाँ आपको जानना है, समझे। बातें जो हमको आज़ादी मिला ना, तो वो तो 2 अधिराज बन गया, ठीक ना। और किसी के बुक में दिया होगा वहाँ के अपर हाउस लोअर हाउस में कब कब गया है, तो वो दिमाग में नहीं रखना, बस समझे। 2 अधिराज बना, 15 अगस्त को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज बना, ठीक ना। बस इसमें और आप काम का चीज़ इतने का है, समझे, और कोई काम का चीज़ आपका नहीं है इस पॉइंट में। चलिए और एक नीचे आ जाइए, और बाकी सब में जो है ना कोई भी काम का चीज़ नहीं है, जितना है ना एक भी काम का चीज़ नहीं है। कहते सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पृथक होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान का पक्ष में मत दिया था। सिलहट जो है ना असम में पड़ता है। सिलहट कहाँ पड़ता है, ये जो मत दिया था, वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में। किसके पक्ष में मत दिया था, पूछ देगा, सिलहट जो है किसके पक्ष में मत दिया था, पाकिस्तान के। लेकिन हमारे यहाँ था लोह सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे चल जाएगा रे, मेरा आदेश के बिना पंखी हिल नहीं सकता है, पक्षी नहीं हिल सकता है, हाँ, ठीक ना। तो चलिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ना कंप्लीट होता है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ठीक ना, ये कंप्लीट होता है। अभी इसी समय इसी वक्त स्टार्ट होगा भारतीय संविधान सभा। 1 मिनट का ब्रेक के बाद रोक दीजिए थोड़ा सा, एकदम एक एक अक्षर इसका दिमाग में बैठा देंगे। चलिए अब स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का है बबुआ सब रे, भारतीय संविधान सभा। चैप्टर नंबर 2 क्या है, भारतीय संविधान सभा। स्टार्ट करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा का, अभी नीचे नहीं, जब बोलेंगे नीचे तो नीचे कर जाइएगा, ठीक ना। संविधान सभा का जो निर्माण होता है किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ध्यान से सुनिएगा भाइयों एवं बहनों, ध्यान से सुनिएगा।
संविधान सभा का जो निर्माण था किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आया था? 1946 में। दिमाग में बैठ गया? संविधान सभा का जो निर्माण हुआ किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ 2 क्वेश्चन स्टूडेंट जानता है और इस एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा होता है। और 2 क्वेश्चन क्या क्या है? भारत को जो आज़ादी मिला है किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। ये दोनों क्वेश्चन को स्टूडेंट पढ़ा आता है, ठीक ना। हम पहले ही बोले हैं जो नहीं पढ़ा है उसको कंपटीशन तो पहले ही 1-2 नंबर से छँटा जाएगा। जो पढ़ा हुआ रहता है कहते हैं अब बेटा अब तुमको हम छांटते हैं। बस समझे हैं? जो तुम पढ़ा है और जहाँ कन्फ्यूजन है तो हम कोशिश करेंगे जहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। आप बॉडी देखिए, जब क्रिकेट में जो है ना अंपायरिंग कहता है ना, सॉरी कमेंटेटिव क्रिकेट में कहता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है जो पूरा टीम का मनोबल टूट गया है। और सही हम यहाँ बैठ जाते हैं ना तो आप लोग को बॉडी लैंग्वेज से जान जाता है किसको मन लग रहा है किसको मन नहीं लग रहा है। बात समझे? नहीं होता है क्रिकेट में, है कहते कन्ना सबका झुक गिर गया है, हाँ तो इसी तरह हम लोग का भी है। बात समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो किस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। लेकिन भारत को जो आज़ादी मिला माउंटबेटन योजना के तहत। अब माउंटबेटन कब आया था? 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी कब मिला था? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी कब मिला था? 3 जून 1947। 3 जून 1947। क्लियर किया हो गया? संविधान सभा का जो निर्माण हुआ किस योजना? कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946। अब यहाँ से और थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ले लिखा रहता है ना और एक कन्फ्यूजन आ जाए, क्रिप्स मिशन। कभी कभी ये भी ऑप्शन में आ जाए क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स नाम छोटा है तो उसका वर्ष भी होगा छोटा, 1942। क्रिप्स मिशन 1942। बस समझे? चलिए आगे बढ़े अब हम। तो भारतीय संविधान का निर्माण होता है किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य रहता है। कैबिनेट मिशन योजना कितने सदस्य रहते हैं? 3 सदस्य। तीनों सदस्य का नाम किसी को याद है तो बोलिए। अब बुक देखिए बबुआ, अब देखिए बुक देखिए, अब बुक देखिए आप लोग, अब बुक देखिए होगा AB अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड किप्स और पैथिक लॉरेंस। 3 व्यक्ति कौन कौन है? AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टोफर्ड किप्स। इसमें याद रखिएगा इस तीनों में जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस था। शायद वहाँ बुक में नहीं लिखल होगा तो आप लोग पेन से लिख दीजिए जो अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बात समझे? अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। तीनों में AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टोफर्ड किप्स। 3 व्यक्तियों में अध्यक्ष कौन है बाबू? पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। अगर वहाँ नहीं लिखा है तो आप बुक पेन से लिख दीजिए। बात समझे? आगे बढ़े बबुआ। संविधान सभा का जो गठन होता है जुलाई 1946 में। गठन कब होता है? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब होता है बाबू? जुलाई 1946 में। कब गठन होता है? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब होता है? जुलाई 1946 में। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है बाबू, संविधान सभा का मांग जो है ना सबसे पहले किस दल ने किया था? संविधान सभा का मांग सबसे पहले किस दल ने किया था? तो सबसे पहले मांग किया था स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने कब किया था? 1924 में। कब किया था? 1924। लेकिन पूछ देगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन। कब किया था? 1923 में। 1923 में। कब किया था? 1923। लेकिन बोल देगा महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब किया था? तो 1922 में। कब किया था? 1922 में। क्रिस्टल क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। हाँ, अब बताइए संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितना बाबू? 389। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितना है? 389। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितना बाबू? 3। अब आइए, अब नीचे देखना बंद कर दीजिए कुछ देर बाबू। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। तो इसको 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 3 भाग में। तो 389 में
ब्रिटिश पान से 292, ब्रिटिश पान से कितना 292, ब्रिटिश पान से 292। और 4 गो है चीफ कमिश्नरी, 4 गो है चीफ कमिश्नरी। तो ब्रिटिश पान से कितना है 292, ब्रिटिश पान से कितना है 292, चीफ कमिश्नरी कितना है 4। कभी कभी दोनों मिला के कितना हो गया 296। कभी कभी आपको ऑप्शन में 292 ना देके क्या देगा, दोनों को जोड़ के देता है 296। बात समझे। ब्रिटिश प्रांत में कितना बाबू 292, चीफ कमिश्नरी कितना 4, और देसी रियायत कितना 93, देसी रियायत कितना 93। तो 292 प्लस 4 प्लस 93 कीजिएगा तो होगा 389। क्रिस्टल क्लियर हो गया, दिमाग में बैठा। हाँ, कुल सदस्य संख्या कितना 389, 389 कुल सदस्य संख्या 389। ब्रिटिश पान से कितना 292, चीफ कमिश्नरी से कितना 4, चीफ कमिश्नरी से 4, देसी रियासत से 93। कभी कभी क्या कहता है ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को क्या कहता है मिला दिया जाता है। तो 292 प्लस 4 कितना हो जाता है 296। बात समझे कि नहीं। आगे बढ़े, यहाँ तो ओके है, ओके है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए संविधान सभा का जो चुनाव होता है जुलाई से अगस्त 1946 में संविधान सभा के। अब सीट कंफर्म हो गया, कितना सीट है, सीट कितना 389 सीट, और जिसमें ब्रिटिश प्रांत से कितना है बाबू 292, और चीफ कमिश्नरी से कितना है 4, ठीक ना। और देसी रियासत कितना है 93। ऐसे 4 गो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन है, दिल्ली, अजमेर है, दिल्ली है और कुर्गिस्तान है, ठीक ना। ये सब 4 गो क्षेत्र बुक में नहीं दिया होगा। हाँ, अजमेर, हाँ अजमेर है, ठीक ना। कुर्ग है और बलूचिस्तान है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान है, ठीक ना। ये सब आपको बुक में नहीं दिया है, बस समझे। चलिए लूसेंट में नहीं दिया। अब आगे बढ़िए बाबू। तो संविधान सभा का चुनाव कब होता है, जुलाई से अगस्त के बीच में चुनाव होता है। और चुनाव जो होगा वो जो ब्रिटिश क्षेत्र है और चीफ कमिश्नरी यानी कि 296 पे चुनाव होगा। कितने पे चुनाव होगा 296 पे चुनाव होगा। और देसी रियासत पर चुनाव नहीं होगा, देसी रियासत पर चुनाव नहीं होगा, वो राजा मनोनीत करेगा। राजा क्या करेगा, मनोनीत करेगा, ठीक ना। चलिए चुनाव होता है कितने पर 296 पर। चुनाव कितने पर होता है 296। इधर आइए बबुआ सब, चुनाव कितने पे होता है 296। चुनाव कितने पे होता है 296। 296 पर चुनाव होता है, उसमें कांग्रेस पार्टी जीतता है 208। कांग्रेस पार्टी कितना जीतता है 208। अब मुस्लिम लीग जीतता है 73 गो, मुस्लिम लीग कितना जीतता है 73। अन्य पार्टी जीतता है 15 गो, अन्य पार्टी जीतता है 15 गो, अन्य पार्टी कितना जीतता है 15। तो चलिए दिमाग में फिर बढ़िया से बैठा लीजिए फोल्डर बना के। चुनाव कितने पे होता है 296। चुनाव होता है 296, जिसमें कांग्रेस पार्टी कितना 208, कांग्रेस पार्टी 208 और मुस्लिम लीग 73, मुस्लिम लीग 73, अन्य पार्टी 15। सबको जोड़िएगा 208 प्लस 73 प्लस 15 कितना होगा 296। क्रिस्टल क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए ये जो है 389 सीट था, 389 सीट था, इसको 3 समुदाय में बांटा। पूरे सीट को कितने भाग में बांटा है 3 समुदाय में। वो 3 समुदाय क्या क्या है, समान, कुछ रखा सीट आरक्षित रखा समान के लिए, कुछ रखा मुस्लिम के लिए और कुछ रखा सिख के लिए। तो समान के लिए जो सीट आरक्षित है आगे आगे लिखा होगा, आप लोग देख लीजिए, आगे लिखा होगा, देख लीजिए आप लोग। हाँ, आगे देख लीजिए लिखा है समान के लिए 213 है, समान के लिए सीट कितना है 213। अब मुस्लिम के लिए सीट आरक्षित है 79, मुस्लिम के लिए सीट कितना है 79 और सिख के लिए है 4 गो। बस समझे, समान के लिए कितना सीट है 213, अब मुस्लिम के लिए कितना है 79 और सिख के लिए कितना है 4। बात समझे कि नहीं, सिख के लिए कितना है। तो चूंकि समान के लिए कितना है 213, कांग्रेस पार्टी जीतता है कितना 208, मुस्लिम लीग के लिए कितना है 79 और जीतता है कितना 73। तो मुस्लिम लीग जो अपना आरक्षित सीट है ना उसमें बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन समान में जो ना बेहतर प्रदर्शन आगे है बाबू। नहीं मिल रहा है तो बोलो आगे है, मिल गया ना। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ तो कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया ना। तो मुस्लिम के लिए कितना सीट था 79, सिख के लिए कितना था 4 और समान के लिए
और जो सीटों का जो निर्धारण हुआ बबुआ रे, सीटों का जो निर्धारण हुआ 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट। जो सीटों का जो निर्धारण हुआ 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट। इसके लिए जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव में जो भाग लिया कौन कौन लिया? सबके लिए चुनाव नहीं था, जो पढ़ल लिखल है जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है वही सब चुनाव में हिस्सा लिया। बात समझें? बात समझेंगे नहीं? ओके हुआ? तो एक बार हम फिर से सीट का गणित समझा दें। औच पौच हो गया तो आप दिमाग को शांत करो और आराम से सुनो। कुल सीट कितना? 389। कुल सीट कितना? 389। इस सीट को 3 भागों में बांटा गया। समान के लिए रखा गया 213, समान के लिए रखा गया 213, मुस्लिम के लिए आरक्षित रखा गया 79, सिख के लिए आरक्षित रखा गया 4। इस सीट का जो इसमें जो बंटवारा हुआ, जैसे अभी भी जो ना SC ST के लिए सीट आरक्षित आता है अभी भी, ठीक ना। और इसमें से जो है ना, इसमें 208 जो ना कांग्रेस पार्टी को विजय मिला। 208 सीट पर कौन जीता? कांग्रेस पार्टी। 73 सीट पर जीता कौन? मुस्लिम लीग। 73 सीट पर मुस्लिम लीग और 15 सीट पर अन्य सभी दल छोटा छोटा पार्टी मिलके हुआ। बात समझे? अब आगे बढ़ें। इसमें संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीट था। कितना था? 33। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 33। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 33। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 33। और महिलाओं की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या बोल दे 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या बोल दे 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या बोल दे, अनुसूचित जनजाति बोल दे 33। इस सीटों की संख्या जो है ना, पूरा गणित कंप्लीट हो गया सीट का। बात समझे? अब चलिए अब आते हैं दिल्ली के, न्यू दिल्ली के कौंसिल पुस्तकालय में, यही ना नाम, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक होती है। तो क्वेश्चन पूछता है बबुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो? तो बोलिएगा 9 दिसंबर 1940 को। कहाँ होता है? दिल्ली के कौंसिल पुस्तकालय के भवन में, ठीक ना। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बाबू? कब होता है? 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसी 389 सीट में जो सबसे बुजुर्ग था सचिदानंद सिन्हा, उसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बात समझे? तो तत्कालिक जो अध्यक्ष बनाता है वो किसको बनाता है? जो सबसे बुजुर्ग रहता है। और जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था कौन था? सचिदानंद सिन्हा। ये भी बिहार के ही थे, ठीक ना। बिहार के शायद बक्सर के थे, जहाँ तक हमको आ रहा है याद। आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या शायद में बक्सर के ही थे सचिदानंद सिन्हा, ठीक ना। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होता है बाबू रे? 9 दिसंबर 1940। कब होता है? 9 दिसंबर 1940। जस्ट इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कब? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कब? 11 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? सचिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1940 को, ठीक ना। अब आइए, अब 13 दिसंबर 1940 को 2 दिन बाद, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1940 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? 13 दिसंबर 1940 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? 13 दिसंबर 1940 को। ओके हो गया ना। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, इसमें क्या किया गया? बहुत सारे छोटा छोटा समिति का गठन करने का फैसला लिया है। संविधान निर्माण करने के लिए छोटे छोटी समिति का और बड़े बड़े समिति का गठन करने का फैसला लिया, ठीक ना, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में। चलिए, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ? 13 दिसंबर 1940 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। कब पारित हो गया? 22 जनवरी 1947। कब पारित हो गया? 22 जनवरी 1900। अब देखिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आइए, चूँकि मुस्लिम लीग को जो है ना, अब थोड़ा सा एक अलग से कहानी यहाँ प्रवेश करते हैं। चूँकि इसमें मुस्लिम लीग को सीट बहुत कम आया था, मात्र 73 सीट आया था 389 में, और वो भी वहीं जीता था जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही जीता था,
तो ये बोला कि हम एक बहाना लेके संविधान सभा का जो है ना बोला कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। बात समझे? बोले हमको पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहिए, बहिष्कार कर दिया। जब मतलब चोर लोग को क्या होता है, कुछ एक बहाना चाहिए, हाँ बस समझे। और बोला सीट नहीं आया, देखो 79 में 73 सीट आया आरक्षित में, इधर वो बढ़िया नहीं लाया, तो एक बहाना कर दिया क्या, हाँ हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, क्या रीजन, पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान चाहिए। अरे चट्टा दिखाई नहीं रहा, तुम पाकिस्तान की दहलीज पे खड़ा हो, 47 का बात हो रहा है, कल तुमको पाकिस्तान कर रहा है, बात समझे। लेकिन फिर से आगे जाइएगा ना, आगे पढ़ाएंगे, फिर वो शामिल होगा, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ समझे। चलिए आगे बढ़िए बबुआ सब। तो 22 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। अब है B.N. राव, एक व्यक्ति है B.N. राव, बेनेगर नरसिंह राव। इन्होंने संविधान का प्रारूप का गठन किया। तो बोलेगा प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? B.N. राव ने प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? B.N. राव। प्रारूप समिति, देखो प्रारूप समिति क्या होता है? प्रारूप मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। प्रारूप मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो संविधान का प्रारूप तैयार किया किसने? B.N. राव। किसने? B.N. राव, बेनेगर नरसिंह राव, ठीक ना, बेनेगर नरसिंह राव। बात समझेंगे ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। हाँ प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? B.N. राव। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? चलिए, और ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। चलिए अब देखिए, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। तो सातों सदस्य का नाम देख लीजिए, इधर पहले देख लीजिए। देखिए नाम गजब है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर। फिर K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मुनीलाल मुंशी, ठीक ना। तो सुन इधर देखिए ना, उसके बाद कीजिएगा। गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी एन माधव राव। 4 गो हो गया, सब कृष्ण भगवान पे है। हाँ टी कृष्णाचार्य, 5 गो हो गया। फिर और एक हो गया, एक मुस्लिम हो गया, हाँ सैयद सदाउल्ला। हाँ बस एक छोटा सा नाम याद रखिए ना, सदाउल्ला। कौन? सदाउल्ला। तो 6 गो हो गया। और एक अंतिम हो गया जो सबसे हेड था, प्रमुख था, भीमराव अंबेडकर। बात समझे, भीमराव अंबेडकर। इस सातों में जो अध्यक्ष कौन था? भीमराव। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। तो सब किस पे है? कृष्ण भगवान के नाम पे, ठीक ना। गोपाला स्वामी अय्यर, रामा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, एन माधव राव, टी कृष्णाचार्य, हैं, और एक मुस्लिम हो गया सदातुल्ला, ठीक ना, और भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े बाबू। हाँ चलिए अब आगे ये, अब ये तो बताइए देते हैं, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को देश का बंटवारा। हमारे देश का जो बंटवारा हुआ किस योजना के तहत? माउंट बेटन योजना के तहत। हमारे देश का जो बंटवारा हुआ किस योजना के तहत? माउंट बेटन योजना के तहत। तो अब आइए, एक और डाटा यहाँ पे है, इसको, इस डाटा को देख लीजिए। देश का बंटवारा हुआ किस योजना के तहत? माउंट बेटन योजना। देश का बंटवारा हुआ माउंट बेटन योजना के तहत। देश का बंटवारा हुआ माउंट बेटन योजना के तहत। इधर आइए, अब नीचे नज़र को जो ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए कुल सदस्य संख्या कितना था? 389। और 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत भारत का क्या होता है? बंटवारा। जब प्रथम विभाजन होता है तो सीटों की संख्या 389 से हो जाता है 324। कितना होता है? 324। फिर एक बार विभाजन होता है, अंतिम विभाजन होता है,
तो उसमें जो रहता है ना सीटों की संख्या 299, 299 कितना 299। तो पहले 389 प्रथम विभाजन में होता है 324, प्रथम विभाजन में 324, फिर अंतिम विभाजन में 299, यानी अंतिम रूप से जो है ना, अंतिम रूप से कितना सदस्य रहता है 299, कितना रहता है 299, कितना रहता है 299, कितना रहता है 31 दिसंबर 1947, 31 दिसंबर 1947 की स्थिति बताता है। जो सदस्यों की संख्या कितना रहता है 299, कितना 299, 299 में ब्रिटिश 5 से 229, ब्रिटिश 5 से 229 और देसी रियासत से 70, ब्रिटिश 5 से कितना 229 और देसी रियासत से 70, ठीक ना। अब देखिए अगला लाइन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब होता है 31 अक्टूबर 1947 को। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब होता है 31 अक्टूबर 1947 को। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब होता है 31 अक्टूबर 1947, कब होता है 31 अक्टूबर 1947। चलिए, तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था बाबू रे 29 अगस्त 1947 में, कब होता है 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन नहीं हुआ है, 7 सदस्य है। वो अपना रिपोर्ट अब भेजता है, अब अपना रिपोर्ट पेश करता है 21 फरवरी 1948 को। तो प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब देता है 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब देता है 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब देता है, कब 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब देता है 21 फरवरी 1948। अब प्रारूप समिति का गठन कब होता है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, लेकिन रिपोर्ट कब देता है 21 फरवरी 1948 को। बस समझे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ 29 अगस्त 1947, रिपोर्ट कब दिया 21 फरवरी 1948 को। बात समझे कि नहीं, आगे बढ़े बबुआ। चलिए, अब देखिए अपना रिपोर्ट दे दिया, अपना रिपोर्ट दे दिया कौन, प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट दे दिया। तो अब संविधान में इस पर बहस होगा, संविधान में इस पर क्या होगा बहस हो जा, संविधान सभा में इस पर क्या होगा बहस होगा। तो इस पर 3 बहस होता है, तो इसको कहते हैं 3 वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। तो प्रथम वाचन कब होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम वाचन कब होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। फिर होता है द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, यानी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। बात समझे कि नहीं, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया। फिर तृतीय वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। कौन सा वाचन, तृतीय वाचन। तो इसी 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हो गया। इसी 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हो गया। कौन कौन याद रखेगा, कहाँ से है, पंद्रह 26 नवंबर ना है, हाँ 26 नवंबर 1949 को। 5 से 9 तक, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक ना। फिर अनुच्छेद हो गया 60, अनुच्छेद 60, फिर अनुच्छेद हो गया 324, फिर अनुच्छेद हो गया 366, फिर अनुच्छेद हो गया 366 बोले ना, 367 हो गया, फिर अनुच्छेद हो गया 379, फिर होगा अनुच्छेद 380, फिर होगा अनुच्छेद 388, फिर हो जाएगा अनुच्छेद 391, 392, 393। देखिए हो गया ना सब, छुटबो क्या कोई, हाँ बात समझे कि नहीं। तो 26 नवंबर
49 को ही 15 अनुच्छेद लागू हो गए। कौन कौन अनुच्छेद? 4 से लेके 9 तक। अनुच्छेद 4, 5, 6, 7, सॉरी 4 नहीं 5 से, सॉरी 5, सॉरी 4 से बोल दिए, 5 से, 5, 6, 7, 8, 9। फिर हो गया अनुच्छेद 60, फिर अनुच्छेद 324, फिर अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, टोटल हो गया। कोई दिक्कत? चलिए 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, समझें। और चलिए बस 2 मिनट में चैप्टर खत्म है। संविधान को बनाने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान को बनाने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान को बनाने में कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना। इसमें कुल खर्च कितना हुआ? लगभग 64 लाख। लगभग याद रखिएगा 64 लाख। ऐसे एक्वेट याद रखना 63,96,729। लगभग 64 लाख याद रखिएगा। 63,96,729 है, लेकिन लगभग याद रखना है कितना? 64 लाख। देखिए अब इसमें कुल कितने भाग हुआ? 22 भाग। संविधान में कुल कितने भाग? 22 भाग। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अनुसूची 8 गो। कितना अनुसूची? 8 गो। लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। अभी कितना है? 12 अनुसूची है, ठीक ना। उस समय कितना था? 8 गो। जो संविधान तैयार हुआ कितना था? 8। वर्तमान में कितना है? 22। अनुच्छेद कितना है? 395। अभी भी है 395। नंबर से कितना है? 395। लेकिन 1, 2 क ख ग करके 450 के आसपास हो गया। बस समझे? क ख ऐसे करके। अब भाग भी जो है ना ऐसे है, अभी भी 22, लेकिन अभी 25 के आसपास हो गया है। जैसे नो का क, नो का ख, नो का गो नहीं जुटा, हाँ, लेकिन नंबरिंग में जो है ना उतने है, 22 है। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, और इसी दिन जो है ना, अब संविधान की अंतिम बैठक बोल देगा तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान की अंतिम बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित करता है, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। सुनिए पहले, संविधान लागू कब होता है? 2 दिन बाद, 26 जनवरी 1950। तो सुनिए पहले ध्यान से, 1-2 बात सुन लीजिए, ऐसे पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और आम चुनाव होता है 51-52 में। आम चुनाव कब होता है? 51। इस बीच में जो है ना कि संविधान सभा जो है 2 तरीका से काम करता है। संसद की तरह काम करता है। कौन सी की तरह काम करता है? संसद की तरह काम करता है। लोकसभा की तरह काम करता है, ठीक ना। जब लोकसभा की तरह काम करता है तो अध्यक्षता करता है कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। बस समझे, यही संविधान जो है ना, यही संविधान लोकसभा की तरह काम करता है। कब तक? जब तक चुनाव नहीं हो जाता है 52 तक। बात समझें? तो उस 51-52 में होता है। 52 में मतलब फाइनल रिजल्ट 52 में होता है लोकसभा का चुनाव, ठीक ना। तो इस बीच में काम कौन करता है? संविधान सभा ही, ठीक ना। बस समझें, जब लोकसभा के तरह काम करता है तो अध्यक्ष कौन रहता है? जीवी मावलंकर। लेकिन जब संविधान निर्माता की तरह काम करता है तो अध्यक्ष कौन रहता है? राजेंद्र प्रसाद। बात समझे कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलिए, ये एक पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया? कंप्लीट। हाँ, और एक वहाँ गलती दिया हुआ है लूसेंट में, उसको पहले सुधार लेते हैं। राष्ट्रमंडल, लास्ट लाइन में ये, राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? मई 1949 में। भारत जो ना राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? मई 1949 में। भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना? मई 1949 में। अंतिम में है बाबू, अंतिम में होगा, अंतिम में है ना। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। लेकिन राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950। अब राष्ट्रीय गीत को, उसको सही कीजिए, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950। देखिए, ये जो ना, ये भी संविधान सभा भी बहुत ही जटिल है, ठीक ना। लेकिन आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब करो।